इस बार दो बड़े गठबंधनों के चुनाव मैदान में होने से महाराष्ट्र का चुनाव एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की तरह है। तो इस वीडियो में हम समझना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में कौन आगे चल रहा है और किसके पास वास्तव में सरकार बनाने का मौका है। लेकिन उससे पहले हम इस साल के महाराष्ट्र चुनावों के प्रमुख मुद्दों को जल्दी से समझना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 5 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सबसे पहले लाड़की बहनी योजना या महिला कल्याण योजना, फिर मराठा आरक्षण और फिर हिंदुत्व पहचान की राजनीति, कृषि संकट और महिलाओं की सुरक्षा। इस नीचे दिए गए चार्ट में हमने पिछले लगभग 15 दिनों में इन 5 विषयों के रुझान को समझने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से पिछले पखवाड़े के राजनीतिक प्रवचन के कारण हम देख सकते हैं कि कृषि संकट और महिलाओं की सुरक्षा में इस अवधि में बहुत तेज गिरावट आई है। हालांकि योजना की कल्याण योजना को बहुत गति मिल रही है। मराठा आरक्षण और हिंदुत्व हमेशा से महाराष्ट्र के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण कारक रहे हैं और ये दोनों भी इस साल के चुनाव में काफी प्रभाव डालेंगे, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। अब आइए लोकसभा 2024 चुनाव परिणामों के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो हम वास्तव में महाराष्ट्र को 6 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिसमें विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ठाणे कोंकण बेल्ट और अंत में मुंबई शामिल है। तो महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से लोकसभा 2024 के अनुमानों के आधार पर महायुति 126 सीटों पर आगे है। महाविकास आघाड़ी या एमवीए 153 सीटों पर आगे है। तो ये स्पष्ट है कि लोकसभा 2024 चुनावों के आधार पर कांग्रेस नीत एमवीए सरकार बनाने की बेहतर स्थिति में है। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद से बहुत कुछ बदल गया है और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्षेत्र है जहां दोनों गुटों को फायदा है। तो हम दोनों गठबंधनों के 2 प्रमुख साझेदारों से शुरुआत करेंगे। महायुति में हमारे पास भाजपा है और महाविकास आघाड़ी में हमारे पास कांग्रेस है, जहां तक भाजपा का संबंध है। लोकसभा चुनाव के बाद से संघ परिवार और आरएसएस के साथ इसके समग्र संबंध में सुधार हुआ है और उनकी राजनीतिक मशीनरी चल रही है। इसके अलावा उनके पास जमीन पर मजबूत नेताओं की उपस्थिति है, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कांग्रेस से उनके विश्वास में चले गए हैं। इसके अलावा वे हिंदुत्व की राजनीति पर वापस आ रहे हैं और ये वास्तव में उन्हें बढ़त देने वाला है, जैसा कि अधिकांश चुनावों के मामले में होता है। और अंत में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद को फिर से ब्रांड किया है और वो जनता में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में वो अपने मुख्य मतदाता आधार मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के साथ जुड़ी रहने में सक्षम रही है। इसके अलावा विदर्भ क्षेत्र में लोकसभा के परिणाम बताते हैं कि उसे कृषि समुदाय से बहुत समर्थन मिला है। इसके अलावा समग्र लोकसभा चुनाव परिणामों के संदर्भ में, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास लगभग 13 सीटों की बढ़त है और राहुल गांधी एक प्रमुख राजनीतिक गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं और ये वास्तव में कांग्रेस के पक्ष में मदद कर सकता है। दूसरी ओर हम देखना चाहेंगे कि 2 शिवसेनाओं या शिंदे गुट के नेतृत्व वाली और दूसरी उद्धव गुट के नेतृत्व वाली, उनके क्या फायदे हैं। शिंदे गुट के पास अभी भी विधायकों का बड़ा हिस्सा है। दूसरी ओर ये कल्याण योजना, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, लाड़की गरीब महिलाओं के लिए बहुत आकर्षण पा रही है और वे वास्तव में उससे लाभान्वित हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिया है और ये भी ब्रांडिंग के मामले में फायदेमंद है। और अगर आप लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखें तो उन्होंने उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने 15 सीटों में से 7 सीटें जीती जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। गुट उद्धव गुट के संदर्भ में वे अभी भी वास्तव में परिवार के नाम के रूप में शिवसेना के मूल ध्वजवाहक हैं, क्योंकि वे अपने नाम में नाम ले जाते हैं। इसके अलावा वे पार्टी के भीतर गद्दार के रूप में ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक करो या मरो का युद्ध नारा दिया है, जो वास्तव में शिवसेना के वफादार कार्यकर्ताओं को आकर्षित कर सकता है और वे कांग्रेस के साथ अपने समग्र रुख को संतुलित करने में सक्षम रहे हैं।
खासकर मुस्लिम वोट शेयर के मामले में। अब ये इन दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के संदर्भ में समग्र परिदृश्य है। अब मेरे इस वीडियो के पहले भाग में मैंने उल्लेख किया था कि कैसे इन दो गठबंधनों ने लोकसभा चुनावों के आधार पर साझा किया था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनावों के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। खासकर भाजपा ने हरियाणा चुनाव जीता है। भले ही सभी मतदाता सर्वेक्षणों ने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस जीतने वाली थी। इसलिए मैं फिर से आपको महाराष्ट्र का क्षेत्रवार विवरण दूंगा और आपको इन सभी कारकों के आधार पर यह विचार दूंगा कि कौन आगे बढ़ रहा है। तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। विदर्भ बेल्ट है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कृषि संकट है। तो इस क्षेत्र में लगभग 62 सीटें और मेरी भविष्यवाणी के आधार पर महायुति को 33 से 37 सीटें मिलने वाली है। एमवीए 22 से 25 तक और अन्य 0 से 7 तक प्राप्त कर सकते हैं। अब पश्चिम महाराष्ट्र या पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, जहां पुणे प्रमुख शहर है। इस क्षेत्र में 70 सीटें हैं। इस क्षेत्र में महायुति के 36 से 41 सीटें जीतने की उम्मीद है। एमवीए 24 से 29 और अन्य 0 से 10 के बीच। अब उत्तर में हम उत्तर महाराष्ट्र बेल्ट में जा रहे हैं, जहां जलगांव जैसे महत्वपूर्ण शहर हैं और इस क्षेत्र में 35 सीटें हैं। इस क्षेत्र में महायुति के 18 से 21 सीटें जीतने की उम्मीद है। एमवीए 12 से 15 सीटें और अन्य 0 से 5। अगला है मराठवाड़ा बेल्ट, जो महाराष्ट्र की राजनीति के मामले में एक प्रमुख बेल्ट है और इसमें 46 सीटें हैं। तो यहां भी महायुति को 24 से 27 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 16 से 19 सीटें और अन्य को 0 से 6 के बीच मिलने की उम्मीद है। अगला है ठाणे कोंकण बेल्ट, जहां 39 सीटें हैं और ठाणे इस क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। यहां महायुति को 20 से 23 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 14 से 16 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। और अंत में लेकिन कम नहीं, देश की वित्तीय राजधानी और भारत का सबसे चहल पहल वाला शहर, हम मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में 36 महत्वपूर्ण सीटें हैं और उसमें महायुति को मिलने की उम्मीद है। 19 से 21 सीटें, एमवीए 12 से 15 सीटें और अन्य 0 से 5। तो ये प्रत्येक गठबंधन के संभावित संख्याओं का क्षेत्रवार विवरण था। अब मैं आपको अंतिम संख्याएं दिखाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और जादुई संख्या 145 सीटें हैं। मेरे विश्लेषण के अनुसार महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने की उम्मीद है। एमवीए को 280 सीटें और अन्य को 0 से 38 सीटों के बीच कुछ मिलने की संभावना है। इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि महायुति सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन मतदान के दिन कुछ भी हो सकता है और कई ऐसे कारक हैं जो इस चुनाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए हमें 23 नवंबर तक इंतजार करना होगा, जब अंतिम परिणाम आएंगे।